उत्तराखंड में बारिश सौगात। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। सरकार जनता पर मेहरबान है, एक के बाद एक सौगात जनता को दी जा रही है, या फिर यूं कहा जाए कि बारिश सौगात हो रही है, तो इसमें से भी कोई आश्चर्य करने की बात नहीं और ना ही कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां उत्तराखंड को 17,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अब पीएम मोदी ने इस उत्तराखंड दौरे और इन सौगातों से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, पीएम का यह दौरा चुनावी तौर पर कितना अहम है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पर पीएम मेहरबान। पीएम ने की सौगातों की बारिश। 17,500 करोड़ की उत्तराखंड को पीएम की सौगात। अब विकास के पथ पर दौड़ेगा उत्तराखंड। वो गीत तो आपने सुना ही होगा, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। बस इसी तर्ज पर सरकारों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। सरकारों का मानना है कि चुनाव आ रहा है, सौगातें दी जाएं। कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने 17,500 करोड़ से अधिक की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109B का निर्माण, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सड़क में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ को जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज, 2400 मकानों की सौगात, ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति में सुधार, काशीपुर में 41 एकड़ क्षेत्र में एरोमा पार्क, सितारगंज में 40 एकड़ क्षेत्र में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जहां खुद की भावनाओं को उत्तराखंड से जुड़ा हुआ बताया, साथ ही हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे, क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? पहले सरकार में थे, उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली, और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इन सौगातों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये सौगातें सिर्फ चुनाव से ठीक पहले ही क्यों दी जा रही हैं? 5 साल तक क्या कर रही थी बीजेपी की सरकार? हास्यास्पद लगता है। आप सरकार में चुने गए थे 5 साल के लिए, सत्ता पर काबिज किए गए थे उत्तराखंड की जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार देकर 5 सालों के लिए, लेकिन आपकी जो घोषणाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, सब टुवर्ड्स द एंड, यानी कि जब चुनाव नजदीक है, 1 आध महीना चुनाव में रह गया, तब ये धुएंधार बल्लेबाजी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लगता है कि सरकारों को फिर 5 साल के लिए चुनने का मतलब ही बेमानी हो जाता है। फिर तो केवल 1 साल के लिए सरकारें चुनी जानी चाहिए। अब पिछले चुनाव के आधार पर वोट का समीकरण भी समझ लीजिए। उत्तराखंड में 70 विधानसभा है। 2017 में 56 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और 11 सीटें कांग्रेस के पास, 2 सीट पर निर्दलीय।
पीएम मोदी की इन सौगात से पूरे उत्तराखंड को पाट दिया गया, यानी कि उत्तराखंड के लगभग हर हिस्से को छुआ गया। उत्तराखंड में बेरोजगारी के साथ एक बड़ा मुद्दा पलायन भी है। उत्तराखंड में नवंबर तक 79,39,978 मतदाता थे। नए वोटर बनने के बाद इनकी संख्या 81 लाख के पार पहुंच गई है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, ग्रामीणों से लेकर शहरी तक साधने में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन जनता के मन में क्या है, इस सवाल का जवाब तो समय के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बारिश सौगात चल रही है। अब ऐसे में सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर ये सौगातें अब चुनाव के ठीक पहले ही क्यों दी जा रही हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी, विपक्ष का सीधा सवाल है कि आखिर ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सौगातें दी जा रही हैं, ये चुनाव से ठीक पहले ही क्यों दी जा रही हैं? 5 साल तक क्या कर रही थी सरकार? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले 26 मई 2014 से पहले क्या उत्तराखंड की ऋषिकेश कर्णप्रयाग की जो रेल परियोजना थी, उसके टेंडर लग गए थे, उसकी डीपीआर बन गई थी, उसके पैसे जो है कि बजटीय प्रोविजन हो गया था क्या उससे पहले जो आज ऑल वेदर रोड पूरे उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो रही है, ये क्या 2017 से पहले बन गई थी क्या आज जिसका लोकार्पण अभी जब प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे, 120 मेगावाट की बिजली की परियोजना, क्या उसका पैसा पहले दे दिया गया था क्या आपके यहाँ जो मेडिकल की आज फैसिलिटी उत्तराखंड में चल रही है, ये क्या उससे पहले हो गई थी क्या 3,62,000 लोगों को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैसा पहले दे दिया गया था क्या? 396 करोड़ रुपया जो गन्ना किसानों का बकाया था जिस दिन हमने सरकार संभाली थी, वो क्या पहले उससे पहले दे दिया गया था क्या? हाँ। क्या प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण विदाउट ब्याज पहले दे दिया गया था क्या इस प्रदेश के अंदर मुद्रा स्कीम पहले से लॉन्च हो रही थी क्या उज्ज्वला की स्कीमें पहले से लोगों को मिल रही थी क्या? कोरोना का इतना भयावह जब काल आया, उस समय स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले से जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी, जिस दिन हमने सरकार को संभाला था, इस प्रदेश में मात्र 46 वेंटिलेटर थे, आज 907 वेंटिलेटर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, डॉक्टर्स 602 नए नियुक्त होकर के काम कर रहे हैं, और आपके नर्सिंग स्टाफ में 2200 बहनें और भाई काम कर रहे हैं। ये क्या पहले से हो गया था क्या? क्या एलटी की नियुक्तियां 108 पहले से हो गई थी क्या? क्या समझाऊंगा? हाँ, नहीं, एक सुरेश जी, हमारे साथ कांग्रेस और आपके प्रवक्ता भी जुड़ गए। मथुरा दत्त जोशी प्रदेश महामंत्री है संगठन कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मथुरा जी, सुरेश जी ने तो अपनी सरकार की तमाम योजनाएं गिना दी हैं, अटल योजना से लेकर सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन प्लांट, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ किया है हमारी सरकार ने 5 सालों में। मथुरा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बसंत जी के पास, बसंत जी। जी सुरेश जी ने तो तमाम योजनाएं अपनी बता दी हैं जी। वो तो कह रहे हैं कि विकास के पथ पर दौड़ रहा है उत्तराखंड। हाँ, तो उनका अचीवमेंट, उनको वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन उत्तराखंड की जनता जो कह रही है, इसका मतलब उस बात को वो सुन नहीं रहे, उस बात को वो समझ नहीं रहे। अपने कामों से खुश हो जाना ये दर्शाता है कि वो अपने जो उनका टारगेट था उसके अचीवमेंट पर पहुंच चुके हैं, और उत्तराखंड की जनता इस बात से संतुष्ट नहीं है। उत्तराखंड के लोग अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं,
उत्तराखंड के नवयुवकों को इस बात का दुख है कि उत्तराखंड की मैं 20 सालों से 21 सालों से जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। और उत्तराखंड का जल जंगल जमीन की व्यवस्थाएं आज भी सुटेबल नहीं है। उत्तराखंड के पानी और जवानी की जो बात हम करते थे उसका कोई भी आज भी पलायन की समस्या पलायन है। कल मैं आपको बताऊं एक ऐसा प्रकरण अल्मोड़े में आया है, अल्मोड़े जिले में, कि जहां चारपाई में पेशेंट को ले जाकर जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। ये अपने देखो, एक आदमी टेस्ट देता है 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो वो 50 नंबर पाने के लिए टेस्ट देता है पासिंग मार्क्स के लिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 50 नंबर पे सेटिस्फाई हुई, तो पासिंग मार्क वाले लोग हैं। लेकिन हम जो है हम चाहते हैं कि 100% वर्क होना चाहिए और 100% अचीवमेंट होना चाहिए। 100% ना सही 99% पे जाइए। आप कम से कम उस बात के लिए लगिए। लेकिन बसंत जी, आप इतना मान रहे हैं कि सरकार पास है। बसंत जी, आप इतना तो मान रहे हैं ना कि सरकार पास है। सरकार पास नहीं है, सरकार फेल है। सरकार ये तो पासिंग मार्क के लिए लड़ते थे, वो भी अचीव नहीं कर पाए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो दो बार मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप दो बार भाजपा और कांग्रेस के सरकारें दो बार उत्तराखंड में बनी, आप फेल हो गए हैं, तो तीसरी बार आपका टेस्ट क्यों लिया जाए? बताइए क्यों है उत्तराखंड की सरकार? अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए आपकी चल रही थी। बसंत जी, अब विकल्प है, उत्तराखंड के पास विकल्प है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर काम करने वाले बसंत जी लौट रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है मथुरा जी। मथुरा जी, सुरेश जोशी जी ने तमाम चीजें गिना दी है, अटल योजना से लेकर सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन के प्लांट, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये सब कुछ कर दिया, फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं सरकार पर? मथुरा जी सुन पा रहे हैं? जी बताइए। सुरेश जोशी जी ने कहा है कि अटल योजना से लेकर सड़क, पानी, बिजली, ऑक्सीजन प्लांट, ये सारी चीजें उनकी सरकार ने दी हैं। जी और आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव से पहले सौगात दी जा रही है। मैं निश्चित रूप से ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या नहीं देनी चाहिए थी इनकी सरकार को? क्या कल्याणकारी राज्य का जो सरकार होती है उसका दायित्व क्या बनता है? अगर पहले रखते तो क्या बुरा था? जो आज बोलने की स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी ने इनको देश आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने, क्या वो बोलती रहेगी? ये तो सरकार का दायित्व होता है, तो काम करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो काम क्यों नहीं हुए अभी तक? बताइए, कहाँ हमारा ग्रीन बोनस गया? कहाँ हमारी टनकपुर से बागेश्वर की रेलवे लाइन थी? कहाँ हमारी जो छोटी सी रेलवे लाइन की बात करते हैं, धामपुर से काशीपुर जोड़ना था और रुड़की से लेकर मुजफ्फरनगर तक का जोड़ना था, ये सब काम भी तो होने थे। और नौजवानों को आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को तो क्या देंगे, कहाँ से? 15 लाख आपने कहा था खाते में आएंगे, वो 15 लाख कहाँ से लेंगे? किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मथुरा जी, उत्तराखंड पर बात हो रही है। मथुरा जी, उत्तराखंड पर बात हो रही है, आप देश पर जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं देश में नहीं जा रहा हूँ। मैं उत्तराखंड में क्या किसानों ने आत्महत्या नहीं की? 13-14 किसानों ने आत्महत्या कर दी। नहीं, आप 2 करोड़ आप रोजगार की बात भी कर रहे थे ना? मैं रोजगार की बात भी कर रहा हूँ। 2 करोड़ कहा था ना उत्तराखंड में, इन्होंने भी कहा था। क्या उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने विगत 5 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया? एक भी लोग को किसी को रोजगार दे पाए? तो कई चीजें हैं, ठीक है, जो काम हुआ है उसको हम कहेंगे हुआ है, हम लेकिन एक लोग इन्हीं के मंत्री जी ने कहा था ये तो ऑक्सीजन प्लांट। मथुरा जी, मतलब आप मानते हैं सरकार ने काम किया है? जी, आप मानते हैं सरकार ने काम किया है? अगर सरकार ने काम किया होता तो इनके मंत्री को न कहना पड़ता कि हमने, अगर हमारी, ये तो मानेंगे ही, इनकी मिलीजुली सरकार है, कोरोना काल में ये सब नहीं भुगतना पड़ता। अगर इनकी सरकार ने काम किया होता तो इनके दूसरे मंत्री को अपने भांजे को दर अस्पतालों में घूमना नहीं पड़ता। ये काम किया है इन्होंने, वही काम सरकार ने नहीं किया है। ये सब चीजें तो रूटीन वर्क है, ये करना ही करना पड़ेगा इनको। कोरोना काल में अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं तो बताइए ना, पहले दिन लगाए, कहाँ ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं? एक 32 करोड़ का हल्द्वानी में हॉस्पिटल बनाया। उनका कहना है हर जिले में, मथुरा जी, उनका कहना है हर जिले में। और इतना बड़ा काम कराया कि जो बड़ा भ्रष्टाचारी था, जिसको कोर्ट ने ठहराया था, इनकी सरकार ने आज बहाल कर दिया, उसकी नियुक्ति भी दे दी है।
ये काम इन्होंने किया है। निश्चित रूप से काम किया है इन्होंने। ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ाया। एक डीएफओ ने इतना बड़ा आरोप इनकी सरकार को भ्रष्टाचार का लगाया। हम तो कम लगा रहे हैं, इनके अधिकारी, इनके मंत्री, इनके विधायक ज्यादा आरोप लगा के। कल दिलीप सिंह रावत जी का पत्र जो लैंड ठीक है, पत्र लिखा है, उसमें क्या जवाब है, क्या काम किया था? ठीक खनन है सुरेश जी, ठीक है मथुरा जी लौटता हूँ मथुरा जी लौटूंगा। सुरेश जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता दोनों मेरे मित्र बैठे हैं। दोनों की बातें बहुत विरोधाभासी लगती है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि देखिए, उत्तराखंड के जिस विकास के लिए हम 2017 में आए थे, हमने जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, उस संकल्प पत्र को अक्षर सह बिंदु सह उसको पूरा करने का अथक और भरसक प्रयास सरकार ने किया। देखिए, मैंने कांग्रेस के मित्रों से कई बार निवेदन किया। मैंने कहा कि आप बार बार डबल इंजन कहते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अगर 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड के विकास के लिए खर्च किया, आपकी भी डबल इंजन की सरकार रही 2004 से लेके 7 तक, 2012 से लेके 2014 तक। आप उस सरकार के जमाने का हिसाब दे दीजिए। मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। 2009 और 10 में प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना होती है, उस योजना का बजट ही लैप्स हो गया, जो भारत सरकार से निर्गत नहीं हुआ। ये इनकी सरकार थी। यहां से हम कहते रहे बार बार, इन्होंने कहा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या पैसा नहीं मिलना चाहिए। हमने राज्य जब बनाया था तो इसको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट किया था, जिसमें यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के संसाधन बढ़े। उसके लिए हमने 2013 तक का एक पैकेज दिया था। इन्होंने 2008 में उस पैकेज को समाप्त कर दिया। अब ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात बार बार करते हैं, और ये कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, हमारे पास मॉडल है, रोल मॉडल है, हम उसको लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, जिस पार्टी के आप नेता हैं, उस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय राहुल जी सोनिया जी कर रहे हैं। आपकी पार्टी देश की पार्टी है। क्या आप राजस्थान का मॉडल लाएंगे, जहां पर 107 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है और उत्तराखंड में जो है कि 94 रुपए बिक रहा है? क्या आप महाराष्ट्र का मॉडल लाएंगे, जहां पर 109 रुपए बिक रहा है? क्या बेरोजगारी में? सुन लीजिए, देखो, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, ऐसे डिस्टर्ब मध्य प्रदेश में भी कहिए 120 रुपया में क्या है डीजल पेट्रोल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, मैं जिस डीजल पेट्रोल पर आप बात कर रहे हैं, फिर आप ही की सरकार गिरेगी इस पर। तो मेरे से आप टाइम ले लीजिए, लेकिन बात मेरी पूरी होने दीजिए, आप अपनी पूरी करिए। नहीं सुरेश जी, जिस डीजल पेट्रोल पर आप आ रहे हैं, फिर आप ही की केंद्र की सरकार गिरेगी उसमें। नहीं, मैं सुनिए, मैं उस पर कह रहा हूँ, पहले पूरी बात। मध्य प्रदेश में भी क्या होगा, उड़ीसा में तो मैं डीजल पेट्रोल पर जाता ही नहीं हूँ सुरेश जी, मैं डीजल पेट्रोल पर जाता ही नहीं हूँ। उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा। मथुरा जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मथुरा जी हाँ सुरेश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी। उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी के साथ साथ पलायन भी है, इसके लिए क्या प्लान है? प्लीज आप मुझे सुनिए, आप मुझे 1.5 मिनट दीजिए, आधा मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, या 2 सेकंड दीजिए, लेकिन पूरा सुनिए जितना आप समय दे रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि आप महंगाई को समाप्त करने का कौन सा मॉडल उत्तराखंड में लाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के प्रदेशों में आपने बेरोजगारी की बात की। आप कौन सा मॉडल लाना चाह रहे हैं? महंगाई की बेरोजगारी है कि नहीं बताइए। सुरेश जी, आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, 2014 में आपने भी यही मुद्दा उठाया था। क्यों नाराज? दाल, डीजल, पेट्रोल के दाम पर आपने भी मुद्दे उठाए थे, और उसी हालात में आज फिर देश खड़ा है। उस मुद्दे पे जा ही नहीं रहा मैं सुरेश जी, मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूँ। जिस दिन नहीं, अभी उत्तराखंड पर बात करना चाहता हूँ सुरेश जी। जो महाराष्ट्र में सुरेश जी, सिर्फ उत्तराखंड पर बात करना चाहता हूँ सुरेश जी। बेरोजगारी दर है उत्तराखंड की 3.7 है। सुरेश जी, पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ ना सुरेश जी। कांग्रेस सरकारों ने जनता को हरामखोर बनाया था। इनके मंत्री कह रहे हैं, सार्वजनिक मंत्री से भाषण दे रहे हैं।
आप देखिए चीजों से भटक रहे हैं। मैं नहीं फिर भटक मैं- रहा हूं, आप भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं उत्तराखंड पर बात करते हैं ना आज। आपके नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं। पोखराम से अरे हमारी अब ये क्या सलमान खुर्शीद पे डिबेट हो रही है अभी? सुरेश अभी हम अगर सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, आपके नेताओं ने क्या कहा? सुरेश जी, आपके प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी गाली सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, मैं अगर सुरेश आपसे कहूंगा नहीं, तस्वीर सुरेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। सुरेश जी, सेना के लोग और आतंकवादी एक ही हैं, क्या ये मॉडल है सुरेश क्या? जी, सुरेश जी, तो फिर सुरेश जी, जड़ी लगा के प्रस्तुत की सुरेश बात जी, करोगे तो- ये नहीं सुनेंगे महाराज, ये सुनना भी चाहते थे हाँ आप। सुरेश जी, एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुरेश जी, राजनीतिक मंच नहीं है, ना तो राजनीतिक मंच है, ना आपकी कोई जनसभा है, ना कोई रैली है जहां आपका भाषण सुनूंगा मैं। तो इसमें जो है कि आपके जो 65 नेशनल टीवी चैनल का डिबेट शो है, उसी के आधार पर होगा जो उसकी गाइडलाइन है। आज उत्तराखंड पर बात करना चाहते हैं, उत्तराखंड पर बात होगी। इसलिए जो है कि जब बहस जिस मुद्दे पर चल रही है तो आप उस मुद्दे पर करिए। मैं उसी आप मुद्दे पर हूं, मैं उसी मुद्दे पर हूं। आप उत्तराखंड पर बात कीजिए ना। कम करेंगे। आपके पास क्या मास्टर प्लान है? आप लाइए श्वेत पत्र, जनता को बताइए। आप उजाड़ू बल्द और मैं बल्द- आपके पास आ तो रहा हूं ना। हंसी का पात्र सुरेश बना जी, दिया। सुरेश जी, आप उसको कह रहे हैं कि साहब हम तो उत्तराखंड का विकास करेंगे। सुरेश जी, आपका विकास- सुरेश जी, सुरेश जी, जोड़ के मैं आपसे सुरेश प्रार्थना जी, करता हूं। बताइए सुरेश जी। अपने विकास को, तो हम उस पर बहस करेंगे आपसे। हाँ सुरेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। सुरेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप है कि बेफजूल की बातें करते हैं, सुरेश जनता जी, को प्रेरित करते हैं, जनता को सुरेश जी, बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये जनता अब आपसे सुनने को तैयार नहीं सुरेश है। जी, सुरेश जी, सुरेश जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। आपका राजनीतिक मंच नहीं है जहां पर आपके राजनीतिक भाषण मंच सुने जाएंगे, जनता ताली बजाएगी और आप चले जाएंगे। अपने राजनीतिक मंच बनवाया इसको, आप गलत बहस करा रहे हैं। आप मैं कंट्रोल नहीं उत्तराखंड कर पर रहे। बात कर रहा हूं, आप उत्तराखंड पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, बहस आप समय खराब कर रहे हैं। सुरेश जी, आपके हिसाब से तो गलत बहस है, क्योंकि आप हिंदू मुझे ये मुस्लिम बताइए ना, वाली बहस नहीं हो उत्तराखंड रही में है ना पलायन यहाँ की पे। स्थिति सबसे आप ज्यादा उसको आने जा है, रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पलायन की। आप उस पर मास्टर प्लान बताने के लिए तैयार नहीं है। आप राजस्थान जा रहे हैं। आयोग बनाया था, इनका पलायन आयोग ही पलायन करके देहरादून आ गया, जिसका कार्यालय पौड़ी बनाया था, और उसके बाद वो पलायन आयोग आपका गाजियाबाद पलायन करके आए हैं। बताइए 5 साल में पलायन आंकड़ा है मेरे पास सुरेश जी, आंकड़ा है मेरे पास। इनके सन 2000 के बाद 60% यानी कि लगभग 32 लाख लोगों ने पलायन किया। पलायन की बात कर रहे हैं, जो गैरसैंण की बात कर रहे हैं, वो कौन सी जगह पर रहते हैं, कहां पर उनका निवास है, कहां उनका परिवार रहता है, ये बताओ ना। मैं पलायन पे भी जवाब दे रहा हूं आपको, एक एक बिंदु पर हम जवाब देंगे आपको। आप पूरी बहस करिए। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं तो आप जवाब क्या देंगे? आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप जब तक आप सवाल नहीं सुनेंगे आप जवाब कैसे दे सकते हैं? जिम्मेदारी से बैठ जाओगे क्या? आज भी मैं तो गांव में रहता हूँ, क्या आप गांव ठीक में है, रह ठीक रहे है, हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, मथुरा जी, आज सिर्फ समय की बर्बादी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर बहस को, इस डिबेट को अगर इसी तरह से राजनीतिक मंच बनाना हो तो उससे ना किसी का फायदा होने वाला है, ना जनता का, ना आपका, ना हमारा। एक एक करके सुना जाए, सवालों के जवाब दिए जाए, एक दूसरे को सुनने की क्षमता रखी जाए, तो शायद बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि आज पूरे इस प्रोग्राम का समय सिर्फ बहस में निकला है और जिसका कोई अर्थ नहीं है, परिणाम शून्य है। शुक्रिया सुरेश जी आपका, मथुरा जी आपका भी, और बसंत जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इतनी बात समझनी होगी कि उन्हें धैर्य रखना होगा, स्वीकार्यता रखनी होगी, और सबसे बड़ी बात, सुनने की आदत डालनी होगी। आज पूरी बहस सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने में निकल गई। असली मुद्दे हमेशा छूट जाते हैं। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी उससे बड़ी समस्या है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।